गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सुशील शर्मा एज ए मैथ्स लेक्चरर सीनियर स्कूल में वर्क करता हूं। मैं इस चैनल पे कुछ ये आप कह सकते हो कि रीजनिंग से रिलेटेड वीडियोस और 12th स्टैंडर्ड जो आरबीएसई बोर्ड है उसके वीडियोस रेगुलरली इस पे पोस्ट कर रहा हूं। अब से मैं जो है एक नया सब्जेक्ट साइकोलॉजी जो है, ठीक है, उसको स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज का जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी जो है उसका जो हिस्ट्री है और उसके जो कुछ बेसिक टर्म्स हैं उस पर हम बात करेंगे। जो अगला वीडियो हमारा होगा उसमें मैं बात करूंगा साइकोलॉजी जो है उसकी डेफिनेशंस, परिभाषाएं और उसकी ब्रांचेज जो हैं उसकी कितनी शाखाएं हैं उस पर। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लास्ट में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं स्टार्ट कर रहा हूं। हमारा टॉपिक है साइकोलॉजी, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं मनोविज्ञान। सबसे पहले तो बहुत से स्टूडेंट जो है इसको प्रोनाउंसिएशन जो है वो इसका करते हैं साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी। ये जो है गलत है। सबसे पहले तो आप जो है इसका उच्चारण जो है वो देखिए, इसका उच्चारण है साइकोलॉजी। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो साइकोलॉजी है उसकी जो उत्पत्ति जो है, यानी ये स्टार्ट कहां से हुआ। सबसे पहला जो क्वेश्चन हम बात करेंगे मनोविज्ञान जो है उसमें यही बनता है कि साइकोलॉजी जो है उसका उत्पत्ति कहां से हुई। तो साइकोलॉजी जो है उसकी उत्पत्ति यूनान से हुई है। कहां से हुई है? यूनान से हुई है। तो पहला क्वेश्चन, साइकोलॉजी जो है उसकी उत्पत्ति या स्टार्टिंग कहां से हुई है? यूनान से हुई है। अब हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री, ठीक है, हम बात करते हैं इसके इतिहास पे, यानी जो हमारा मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, उसके इतिहास पे बात करते हैं हम। सबसे पहले तो ये जो साइकोलॉजी है ये बहुत ही पुराना है, इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। आज जो हम साइकोलॉजी देखते हैं वो इसका एक नया रूप है, ठीक है। हम इतिहास की बात करें तो सबसे पहले एक दार्शनिक हुए थे, उनका नाम था एबिंगहॉस, ठीक है, नाम था उनका एबिंगहॉस। एबिंगहॉस ने कहा कि एबिंगहॉस के अनुसार सर्वप्रथम ईसा पूर्व 5वीं सदी में यूनान के एक दार्शनिक थे, यूनान के दार्शनिक सुकरात, ठीक है। यूनान के दार्शनिक सुकरात ने कहा मनुष्य का भी अध्ययन करना चाहिए, मनुष्य का भी अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। ये सबसे पहले कहा था, किसने कहा था? सुकरात ने कहा था। और ये हमें बताया किसने? ये हमें बताया एबिंगहॉस ने, कि एबिंगहॉस ने कहा कि सर्वप्रथम यूनान के एक दार्शनिक थे सुकरात, उन्होंने कहा कि मनुष्य का भी अध्ययन करना चाहिए। मीन्स सबसे पहले जो मनुष्य के अध्ययन की बात जो है वो किसने कही थी? सुकरात ने कही थी। एक तरीके से यहां से जो है हम कहें कि मनोविज्ञान की जो है नींव वो पढ़नी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद जो एबिंगहॉस है, अच्छा उससे पहले एक शब्द है यहाँ पे 5वीं ईसा पूर्व 5वीं सदी में। सबसे पहले ये जो टाइम पीरियड है इसको समझ लें हम। देखिए जो यीशु मसीह थे, ठीक है, जो ईसा मसीह थे, उनके पहले का जो समय है उस समय को हम बोलते हैं ईसा पूर्व, ठीक है। और उनके बाद जो स्टार्ट हुआ उस समय को हम बोलते हैं जो हमारा सन चल रहा है वो वाला। अगर जैसे जैसे हम यहाँ पीछे चलेंगे, ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उससे हम बात करें 100 साल पहले,
सो ईसा पूर्व 1 सदी हुई। उससे अगर हम 200 साल पहले जाएं, सो ये इस यहां से यहां तक का टाइम है वो ईसा पूर्व 2री सदी है। और 200 से 300 साल के बीच का जो पहले का समय है वो 3री सदी है। और 300 से चौथी 400 के बीच का जो समय है वो चौथी सदी, हम बात करें चौथी सदी। और 500 यहाँ 400 से 500 के बीच का है वो देखिए 5वीं सदी। ये हमारी चौथी सदी, ठीक है। ये हमारी 3री सदी, ये हमारी 2री सदी ईसा पूर्व है। ये सारी की सारी ईसा पूर्व है। और ये ईसा पूर्व 1ली सदी। ओके, जैसे ही ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके बाद से जो साल है वो स्टार्ट हो गए। सो जैसे ही ईसा मसीह के जन्म के 100 साल पूरे हुए, सो ये जो है ईसा के बाद 1ली सदी, ठीक है, 1ली सदी। और उसके बाद 100 से 200 वर्ष के बीच का जो समय है वो 2री सदी। कब? ईसा के बाद 2री सदी। देखिए ईसा के जन्म से पहले हम जैसे जैसे पीछे जाएंगे टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। ईसा के जन्म के बाद जैसे ही हम आगे जा रहे हैं तो 1ली सदी, 2री सदी, 3री सदी। अभी हमारी जो साल जो है वो 2020 है। मीन्स 2000 से 2100 के बीच का समय है वो हमारी है 21वीं सदी। कौन सी सदी है? 21वीं सदी। सो ईसा के जन्म के बाद अभी हम चल रहे हैं कौन सी सदी में? 21वीं सदी में। सो अगर मैं बात करूं ये 5वीं सदी पूर्व, ईसा पूर्व 5वीं सदी में, सो आज से उसको कितना टाइम हो गया? सो देखिए 21 सदियां तो ये हो गई हैं और उससे पहले की 5 सदी और, सो 21 और 5 26। तो लगभग हमें 2600 साल हो गए हैं, 2500 से 2600 के बीच में साल हो गए हैं जब यूनान के दार्शनिक सुकरात ने कहा था कि मनुष्य को मनुष्य का भी अध्ययन करना चाहिए। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जो मनोविज्ञान है उसकी नींव जो है 2600 साल पहले ही पड़ चुकी थी। ओके, सो अब हम बात करते हैं इसके बाद में। सो एबिंगहॉस ने कहा, उसके बाद देखिए जो हमारे सुकरात थे, सुकरात के शिष्य हुए प्लेटो। कोई इसे प्लूटो बोल देता है, कोई प्लेटो बोल देता है। और प्लेटो के बाद में इनके शिष्य हुए थे अरस्तु, ठीक है। इनके बाद प्लेटो के शिष्य हुए कौन? अरस्तु। सो एक तो ये तीनों हमें जो है वो ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले सुकरात, सुकरात के बाद उनके शिष्य प्लेटो, और प्लेटो के बाद उनके शिष्य कौन हुए? अरस्तु। सो उसके बाद ईसा पूर्व चौथी सदी में, ईसा पूर्व चौथी सदी में सुकरात के शिष्य, ये देखिए जो प्लेटो है ये कौन है? सुकरात के शिष्य है। तो आप लिखो तो लिख लीजिए, सुकरात के शिष्य है, सुकरात के शिष्य प्लेटो ने कहा, ठीक है। प्लेटो ने क्या कहा कि मनुष्य, या हम बात करें पहले ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य तीनों आपस में बंधे हुए हैं। मतलब प्रकृति, ईश्वर और मनुष्य तीनों आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इनको अलग नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। ये किसने कहा? प्लेटो ने कहा। प्लेटो ने ही एक पुस्तक लिखी थी। प्लेटो ने अपनी पुस्तक, हम बात करें तो प्लेटो ने जो है वो पुस्तक लिखी थी, वो पुस्तक थी रिपब्लिक। सो प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक, सो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि रिपब्लिक पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? प्लेटो ने। सो प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में कहा मनुष्य में आत्मा पाई जाती है, आत्मा पाई जाती है और आत्मा के भाव से वह इस परम सत्ता को
ईश्वर मानता है। ठीक है, तो यहां देखिए एक शब्द आया था आत्मा। ठीक है, सबसे पहले कौन सा शब्द? आत्मा। सो इस आत्मा शब्द जो प्लेटो ने यूज में लिया, काम में लिया, सो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन हम अभी आगे देखेंगे कि वो क्वेश्चन क्या बनेगा। सो प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक, सो एक क्वेश्चन तो यहां से ये भी बन सकता है कि रिपब्लिक पुस्तक जो है वो किसने लिखी? तो किसने लिखी? प्लेटो ने। और प्लेटो ने कहा कि मनुष्य में आत्मा पाई जाती है और आत्मा के भाव से वह इस परम सत्ता को ईश्वर मानता है। ठीक है, उसके बाद प्लेटो के शिष्य हुए थे अरस्तु। प्लेटो के शिष्य कौन से हुए? अरस्तु। ओके, सो अरस्तु ने कहा, देखिए अरस्तु किसके शिष्य थे? प्लेटो के। तो अरस्तु ने कहा पांचों इंद्रियां प्राप्त ज्ञान को स्वतंत्र रूप से आत्मा को उपलब्ध करवाती हैं। अतः शरीर में आत्मा का विशेष स्थान है। मनुष्य को समझना है, या हम बात करें मनुष्य को समझने के लिए हमें आत्मा का अध्ययन करना चाहिए। किसका अध्ययन? आत्मा का अध्ययन करना चाहिए। सो देखिए एक क्वेश्चन तो यहां से ये बनता है कि सबसे पहले आत्मा के अध्ययन की बात किसने कही थी? तो आत्मा के अध्ययन की सबसे पहले हम कहें तो बात जो है वो किसने कही थी? अरस्तु ने कही थी। सो इनके इसी कारण जो हम बात करें कि मनोविज्ञान जो है, अतः अरस्तु ने दर्शन शास्त्र की एक शाखा, ठीक है, जिसका नाम था मानसिक दर्शन शास्त्र। कौन सी शाखा? मानसिक दर्शन शास्त्र। ओके, सो मानसिक दर्शन शास्त्र के रूप में मनोविज्ञान की शुरुआत की। ठीक है, सो एक क्वेश्चन यहां बनता है कि सबसे पहले जो हमारा मनोविज्ञान है, ठीक है, सो मनोविज्ञान की शुरुआत किस रूप में हुई? तो मनोविज्ञान की शुरुआत जो है दर्शन शास्त्र के रूप में हुई। किसके रूप में हुई? दर्शन शास्त्र के रूप में। ठीक है, या हम कहें दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, उसी के रूप में जो है मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि दर्शन शास्त्र की भी कौन सी शाखा के रूप में हुआ? तो दर्शन शास्त्र की कौन सी शाखा? मानसिक दर्शन शास्त्र के रूप में जो है मनोविज्ञान की शुरुआत की। किसने की? अरस्तु ने कही। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? सो हमारा आंसर क्या होगा? अरस्तु। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट कि मनोविज्ञान की शुरुआत किसके रूप में हुई? तो आंसर होगा दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में। दूसरा, मनोविज्ञान का जो शुरुआत है वो किसने किया? मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो अरस्तु। तीसरा क्वेश्चन, मनोविज्ञान जो है वो किस रूप में स्टार्ट हुआ? तो आत्मा के विज्ञान के रूप में शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन कई बार जो है वो इस तरीके से भी आ जाता है। देखिए सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक दार्शनिक हुए थे जो कि 20वीं शताब्दी में, उनका नाम है कोलसनिक। क्या नाम है? कोलसनिक। ये कोलसनिक जो है कई बार कई प्रसंग में
हमारे मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी है उसमें कई बार इनका बार बार वक्तव्य और कथन आएंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट, कोल्सनिक जो है एकमात्र ऐसे विद्वान है या आप कहें कि दार्शनिक हैं जिन्होंने ये कहा कि कोल्सनिक क्या कहते हैं, देखिए जो प्लेटो थे, प्लेटो उन्होंने सबसे पहले आत्मा शब्द, ये देखिए आत्मा शब्द जो है आत्मा के भावों से वह इस परम सत्ता को ईश्वर मानता है। तो प्लेटो ने कहा कि आत्मा की अवधारणा सर्वप्रथम किसने, प्लेटो ने दी थी। किसने दी थी? प्लेटो ने दी थी। ओके, सो इस कारण मनोविज्ञान के जनक अरस्तु न होकर प्लेटो है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आ जाता है कि कोल्सनिक के अनुसार, देखिए क्वेश्चन में डिफरेंस देखिए, अगर क्वेश्चन आता है कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, सो 100% उसका आंसर होगा अरस्तु। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि कोल्सनिक के अनुसार, किसके अनुसार? कोल्सनिक के अनुसार मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो उसका आंसर क्या होगा? प्लेटो होगा, अरस्तु नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोल्सनिक ये मानते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक अकेले विद्वान कोल्सनिक हैं जो ये मानते हैं कि मनोविज्ञान के जनक जो हैं वो अरस्तु नहीं है बल्कि कौन है? प्लेटो है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस। अगर क्वेश्चन आता है मनोविज्ञान के जनक कौन है तो अरस्तु, और क्वेश्चन आता है कोल्सनिक के अनुसार मनोविज्ञान के जनक कौन है तो हमारा आंसर होगा प्लेटो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो यहां पे एक शब्द आया है दर्शन शास्त्र। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं कि ये दर्शन शास्त्र क्या होता है। ठीक है, कि साइकोलॉजी जो है उसकी शुरुआत दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में हुई। तो ये दर्शन शास्त्र क्या है? तो देखिए जो पांचों इंद्रियां हैं हमारी, जो पांचों इंद्रियां कौन कौन सी, हम बात करें आंख, नाक, जीभ, त्वचा और कान। तो ये जो पांचों इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियों जो ज्ञान हमें इन पांचों इंद्रियों से प्राप्त नहीं हो, ठीक है, या हम बात करें कि वह ज्ञान जो पांचों इंद्रियों द्वारा प्राप्त ना हो सके, उसका अध्ययन जो है वो हम एक दूसरी शाखा है जिसका नाम है दर्शन शास्त्र, उसके माध्यम से करते हैं। यानी पांचों इंद्रियों द्वारा प्राप्त न होने वाले ज्ञान का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है वह है दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र में पहली इंपॉर्टेंट चीज, दर्शन शास्त्र में सिर्फ और सिर्फ विचार होते हैं। दर्शन शास्त्र में आप कभी भी प्रयोग नहीं कर सकते। दर्शन शास्त्र में क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ विचार होते हैं। दर्शन शास्त्र में आप कभी भी प्रयोग नहीं कर सकते। विचार से मतलब जैसे मनुष्य जो है वो ईश्वर की प्राप्ति कैसे कर सकता है, ठीक है, आत्मा है, आत्मा को मोक्ष कैसे मिल सकता है, ठीक है। सो ये सिर्फ हम विचार कर सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं, उन्हें हम प्रयोग में नहीं कर सकते। क्या कोई ऐसा प्रयोग है कि प्रयोग करके हम देख लें कि हाँ इस व्यक्ति ने ईश्वर को पा लिया या इस आत्मा ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया? नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम विचार कर सकते हैं। सो दर्शन शास्त्र का मतलब पांचों इंद्रियों द्वारा प्राप्त न होने वाले ज्ञान का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है वो होता है दर्शन शास्त्र, ठीक है। दर्शन शास्त्र में सिर्फ विचार होते हैं, प्रयोग नहीं होते हैं, प्रयोग नहीं होते हैं। अब देखिए हम एक नया शब्द और देखते हैं, एक तो विज्ञान, ठीक है, और एक होता है दर्शन शास्त्र। दोनों में फर्क देखिए, विज्ञान और दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र में प्रयोग नहीं होते, जबकि विज्ञान में प्रयोग होते हैं। विज्ञान में प्रयोग होते हैं, और प्रयोग का मतलब कि एक व्यक्ति ने कर लिया तो दूसरा व्यक्ति उन्हीं परिस्थितियों में वैसी ही सिचुएशन क्रिएट करके प्रयोग कर सकता है, वही प्रयोग कर सकता है, और उसके परिणाम भी लगभग वैसे ही मिलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए बल्ब है, ठीक है, बल्ब जलाना है तो मैंने स्विच ऑन करके बल्ब जल गया। सो कोई भी व्यक्ति इस स्विच ऑन करके बल्ब जला सकता है। सो ये एक प्रयोग है।
हम प्रयोगशाला में जैसे आर्ट्स के स्टूडेंट है वो जमीन को नापते हैं अपनी जियोग्राफी की लैब में, साइंस वाले जो हैं वो फिजिक्स के प्रैक्टिकल करते हैं, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट, कोई भी टीचर उन प्रयोग को कर सकता है। सो वो सारे के सारे विज्ञान है, ठीक है। सो विज्ञान में प्रयोग होते हैं, जबकि दर्शन शास्त्र में सिर्फ विचार होते हैं, प्रयोग नहीं होते। तो अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्वेश्चन प्रारंभ में मनोविज्ञान की प्रकृति थी, ठीक है। फर्स्ट वैज्ञानिक, बी अवैज्ञानिक, सी कह नहीं सकते, ठीक है। सो अगर आपको इनमें से एक चॉइस करनी हो तो देखिए, जो प्रारंभ में मनोविज्ञान की प्रकृति, तो देखिए स्टार्टिंग में मनोविज्ञान का प्रारंभ जो है दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में हुआ था। किसके रूप में? दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में। और दर्शन शास्त्र है वो बताइए उसमें प्रयोग होता है या नहीं होता है। तो हमने देखा भी कि दर्शन शास्त्र में प्रयोग नहीं होते, सिर्फ विचार होते हैं, और जिसमें प्रयोग नहीं होते वो विज्ञान नहीं होता। इसका मतलब प्रारंभ में मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी थी? अवैज्ञानिक थी। वेरी इंपॉर्टेंट, आज के टाइम में तो मनोविज्ञान जो है वो वैज्ञानिक है, लेकिन स्टार्टिंग में जब मनोविज्ञान स्टार्ट हुआ था उस समय उसकी जो प्रकृति थी वो कैसी थी? अवैज्ञानिक थी। इसके बाद जो अरस्तु है, अरस्तु के बाद लगभग 1590 ईस्वी में, लगभग 1590 ईस्वी में, देखिए यहां ईसा पूर्व नहीं है, 1590 ईस्वी में, यानी ईसा के जन्म के 1590 वर्ष बाद, यानी 16वीं सदी में, ठीक है। क्योंकि 1500 से लेकर जो 1600 तक का समय है उसको हम बोलते हैं 16वीं सदी, ठीक है। सो 1590 ईस्वी यानी 16वीं सदी में एक दार्शनिक हुए थे जिनका नाम था रुडोल्फ गाइकले। क्या नाम था? रुडोल्फ गाइकले ने अपनी पुस्तक, रुडोल्फ गाइकले ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। सो अगर क्वेश्चन आए सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द जो है वो किसने प्रयोग किया था मनोविज्ञान के लिए, तो सबसे पहले रुडोल्फ गाइकले जो है उन्होंने 1590 ईस्वी में अपनी पुस्तक, हम बात करें साइकोलॉजिया में, जो है साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। इसके बाद ये जो साइकोलॉजिया है, नोट डाल के, साइकोलॉजिया को मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ भी कहते हैं, प्रथम ग्रंथ भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां हमारे पास मनोविज्ञान के लिए एक शब्द मिला है और वो शब्द क्या है? साइकोलॉजी। क्या है? साइकोलॉजी। अब हम इस साइकोलॉजी शब्द जो है इस पर प्रकाश डालते हैं। तो देखिए आपको दो दार्शनिकों या मनोवैज्ञानिकों के नाम याद रखने हैं। सो एक तो हमारे पास गैरिट, उसको गैरिट भी लिख देते हैं कई लोग, तो गैरिट या गैरिट एक ही है, और दूसरा है पंपोनाजी, दूसरे हैं पंपोनाजी। तो आज तक जो साइकोलॉजी शब्द है उसका विच्छेद करके उसकी व्याख्या जो है वो दो वैज्ञानिकों ने, एक गैरिट और एक पंपोनाजी ने ही की है। इनके अलावा
किसी वैज्ञानिक ने साइकोलॉजी शब्द जो है, मनोवैज्ञानिक ने साइकोलॉजी शब्द जो है उसका विच्छेद करके वर्णन नहीं किया है। तो सबसे पहले हम बात करें गैरेट, ठीक है। सो देखिए, जो गैरेट के अनुसार जो साइकोलॉजी शब्द है, कौन सा, साइकोलॉजी, तो गैरेट के अनुसार साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से, एक तो साइकी जिसको हम बोलते हैं आत्मा, प्लस लोगस, लोगस मतलब अध्ययन करना, ठीक है। तो गैरेट के अनुसार साइकोलॉजी शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है साइकी जिसका अर्थ है आत्मा, और दूसरा शब्द है लोगस जिसका अध्ययन है, जिसका अर्थ है अध्ययन करना। इसका मतलब साइकोलॉजी शब्द का जो है वो क्या, आत्मा का अध्ययन करना। और ध्यान दीजिए, ये जो साइकी और लोगस, ये दोनों शब्द ग्रीस, या हम बात करें ग्रीक, या हम बात करें यूनान, तीनों एक ही हैं। सो ग्रीक या यूनान भाषा के शब्द हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है साइकी शब्द जो है और लोगस शब्द जो है वो किस भाषा के शब्द हैं, तो ग्रीक या यूनान भाषा के शब्द हैं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, साइकोलॉजी या साइकोलॉजी शब्द किस भाषा का है, किस भाषा का है। तो फर्स्ट ग्रीक, बी हिंदी, सी इंग्लिश और डी कोई और। सो ध्यान दीजिए, जो साइकोलॉजी शब्द है वो इंग्लिश भाषा का शब्द है, ग्रीक का नहीं है। साइकी और लोगस ये तो ग्रीक भाषा के शब्द हैं, लेकिन साइकोलॉजी शब्द जो है वो इंग्लिश भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है। सो इन दोनों क्वेश्चंस में भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर साइकी और लोगस के बारे में पूछता है तो ये तो है ग्रीस भाषा के शब्द, ग्रीक भाषा के शब्द, और अगर साइकोलॉजी के बारे में पूछता है कि ये किस भाषा का शब्द है, तो साइकोलॉजी शब्द जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है, इंग्लिश भाषा का शब्द है। तो ये तो था जो हमारा साइकोलॉजी है उसका फर्स्ट पार्ट, आत्मा के विज्ञान या आत्मा के अध्ययन के रूप में, ठीक है, आत्मा के अध्ययन के रूप में। सो गैरिट जो है उसके अनुसार हमने देख लिया। अब उसके बाद हम देखेंगे पंपोनाजी के बारे में, ठीक है। सो क्या होगा, देखिए, अच्छा एक और लिख लीजिए, जो रोस एक मनोवैज्ञानिक हुए। देखिए, रूसो एक अलग मनोवैज्ञानिक है और रोस जो है वो एक अलग मनोवैज्ञानिक है। तो रोस ने जो है आत्मा को, अभी तक हम आत्मा के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो रोस ने आत्मा को अपराप्य या दुरूह, इसको हम बोलते हैं दुरूह, या आसानी से प्राप्त ना होने वाली कहा, ठीक है। जो रोस थे उन्होंने आत्मा को अपराप्य या दुरूह या प्राप्त न होने वाली कहा, ठीक है। इसके बाद एक यूनानी दार्शनिक हुए जिनका नाम था डेकोर्ट, ठीक है, कई उसको डेकार्ट भी लिख देते हैं, डेकोर्ट या डेकार्ट, ठीक है। तो डेकार्ट जो है उसने कहा कि आत्मा ही खून है और खून ही आत्मा है, खून ही आत्मा है। यानी ये देखिए, अभी तक आत्मा के बारे में ही चल रहा है। डेकोर्ट ने कहा कि आत्मा ही खून है और खून ही आत्मा है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कई बार पूछी जाती है कि डेकोर्ट ने आत्मा के अध्ययन को
डेकोर्ट ने आत्मा के अध्ययन को फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक शास्त्र से जोड़ने का प्रयास किया। यानी उन्होंने कहा कि जो आत्मा है उसका अध्ययन अगर हम फिजिक्स में करें तो जोड़ने का प्रयास किया। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने जो हम बात करें आत्मा को जो है या आत्मा के अध्ययन को फिजिक्स से जोड़ने की कोशिश की। तो कौन थे? डेकोर्ट थे। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक थे उस समय, जैसे कि होब्स, ठीक है, लोक, कांट, स्पिनोजा ने इसका विरोध किया। किसने इसका विरोध किया कि नहीं भाई ये फिजिक्स में नहीं हो सकता? तो उसमें थे होब्स, कॉन्ट, स्पिनोजा, लोक। ये जॉन लोक है। चलिए इसको हम बोल देते हैं जॉन लोक, ठीक है, जॉन लोक। इन्होंने कहा आत्मा का अध्ययन भौतिक शास्त्र में संभव नहीं है। भौतिक शास्त्र में संभव नहीं है। आत्मा का अध्ययन जो है वो भौतिक शास्त्र में संभव नहीं है। ठीक है, ये तो था हमारा पहला चरण, जो हमारा मनोविज्ञान है उसका फर्स्ट स्टेप आत्मा के विज्ञान के रूप में। इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप शुरू होता है। दूसरा है मन या मस्तिष्क का विज्ञान। तो 16वीं सदी में, ठीक है, 16वीं सदी में देखिए 1590 ईस्वी में रुडोल्फ कैकले ने अपनी पुस्तक लिखी थी। तो उसी के आसपास जो है 16वीं सदी तक, 1590 के बाद 1600 हो गया। सो उस टाइम ड्यूरेशन में यानी 4 सदी ईसा पूर्व और 16 सदी बाद में, मीन्स लगभग 2000 वर्षों तक मनोविज्ञान आत्मा के अध्ययन के रूप में प्रचलित था। ठीक है, कितने सालों तक? लगभग 2000 वर्षों तक मनोविज्ञान जो है आत्मा के अध्ययन के रूप में प्रचलित था। ठीक है, उसके बाद 17वीं शताब्दी में, ठीक है, एक इटली जो है, इटली के मनोवैज्ञानिक पंपोनाजी, देखिए यहां गैरिट और पंपोनाजी की हमने बात की थी। गैरिट का विश्लेषण देख लिया था, अभी हम देखेंगे पंपोनाजी का। तो 17वीं शताब्दी में इटली के दार्शनिक, इटली के मनोवैज्ञानिक पंपोनाजी ने कहा कि पांचों इंद्रियां प्राप्त ज्ञान को मन या मस्तिष्क को उपलब्ध करवाती हैं। अतः हमें आत्मा के अध्ययन की बजाय मन या मस्तिष्क का अध्ययन करना चाहिए। मन या मस्तिष्क का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार जो मनोविज्ञान जो है वो मन या मस्तिष्क के अध्ययन के रूप में शुरू हुआ। तो अब हमारा क्वेश्चन बनता है कि मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क के
मन या मस्तिष्क के अध्ययन के रूप में स्थापित किसने किया? सो हमारा आंसर होगा पंपोनाजी। और ये कहां से थे? पंपोनाजी जो है इटली के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, कहां के थे? इटली के मनोवैज्ञानिक थे। और जो मनोवैज्ञानिक जिन्होंने जो हम बात करें डेकोर्ट का जो है विरोध किया था, किसने डेकोर्ट का किया था? हॉब्स, जॉन लॉक, कॉन्ट, स्पिनोजा। ठीक है, इन्होंने इसका समर्थन किया। तो क्वेश्चन आ जाता है, मनोविज्ञान, मन का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, इस मत के समर्थक हैं। तो देखिए इस मत के समर्थक कौन कौन है? हॉब्स, जॉन लॉक, कॉन्ट, स्पिनोजा। ठीक है, और इसमें एक रिचेरी और थॉमस रीड। ठीक है, रिचेरी और थॉमस रीड कुछ ये मनोवैज्ञानिक हैं जो कि इस रूप के समर्थक हैं। अब बात आती है, अगर क्वेश्चन आता है मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन है, इस मत के समर्थक थे। ठीक है, सो इस मत के समर्थक जो है यहां भी है की जगह थे, क्योंकि अभी इनमें से कोई जीवित नहीं है, सारे के सारे। तो यहां मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन, इस मत के समर्थक। तो सबसे पहले तो जो हमारा प्लेटो है, अरस्तु है, ठीक है, और रुडोल्फ गाइकले है, और एक जो डेकोर्ट है। ठीक है, ये जो है मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन, इस मत के समर्थक है। ठीक है, सो अब बात आती है जो पंपोनाजी है, पंपोनाजी ने इसे क्या कहा? मन या मस्तिष्क का विज्ञान का। सो नोट डाल के क्वेश्चन या वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, कथन, पंपोनाजी ने जो साइकोलॉजी शब्द है उसको कहा कि ये दो शब्दों साइको, देखिए जो गैरेट था, गैरेट ने तो कहा था ये है क्या? साइकी। ठीक है, जबकि पंपोनाजी ने कहा कि ये साइको का मतलब मन या मस्तिष्क। ठीक है, प्लस लोगोस जो कि अध्ययन करना या करने वाला। ठीक है, सो पंपोनाजी ने कहा कि साइकोलॉजी जो है वो साइको प्लस लोगस, दोनों शब्द ग्रीक भाषा के हैं, उन्हीं से बना है। और साइको का मतलब है मन या मस्तिष्क, और लोगस का मतलब है अध्ययन करने वाला। अर्थात जो साइकोलॉजी है वो मन या मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला है। ठीक है, ये जो है लगभग 1900 शताब्दी तक ये जो है चलता रहा। कौन सा? हम बात करें मन या मस्तिष्क का अध्ययन। अब बात आती है, उससे पहले हम अगर बात करें जो आत्मा का अध्ययन चल रहा था, तो वो आत्मा का अध्ययन जो बंद क्यों हुआ? क्योंकि देखिए एक मनोवैज्ञानिक जो थे उन्होंने आवाज उठाई कि आत्मा जो है वो दुरू है, उसे ना देखा जा सकता है, ना सुना जा सकता है। ठीक है, तो आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इस प्रकार के विचार उत्पन्न हुए, सो वो आत्मा का अध्ययन जो है वो बंद हो गया। उसके बाद आया मन या मस्तिष्क का विज्ञान। इसमें भी वही हुआ कि मन या मस्तिष्क को हम देख नहीं सकते। ठीक है, उसमें किस तरीके के क्या क्रियाएं होती हैं,
उनके ऊपर भी प्रयोग नहीं किए जा सकते। तो इस कारण से जो मन या मस्तिष्क का विज्ञान है उसकी विचारधारा भी खत्म लगी। उसके बाद क्या हुआ, जो 19वीं शताब्दी थी, 19वीं शताब्दी यानी 1870 ईस्वी, ठीक है, 1870 ईस्वी, इसको हम बोलते हैं 19वीं शताब्दी, क्योंकि 1800 से लेकर 1900 तक का जो समय है वो क्या होगा, 19वीं शताब्दी। सो 19वीं शताब्दी में, ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक थे विलियम जेम्स। विलियम जेम्स, उन्होंने कहा कि चेतना ही जीवन है, चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है, जीवन ही चेतना है। विलियम जेम्स ने कहा कि चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है, और उनके इसी विचार से जो है मनोविज्ञान जो है चेतना का विज्ञान बना। किसका विज्ञान? मनोविज्ञान जो है चेतना का विज्ञान बना। तो अब क्वेश्चन आ जाता है कि मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो उनका होगा विलियम जेम्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो चेतना है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो कोई पांचों इंद्रियों द्वारा प्राप्त प्रथम ज्ञान जो है, देखो, पांचों इंद्रियों द्वारा प्राप्त प्रथम ज्ञान क्या है? संवेदना है। क्या है? संवेदना। अगर हम किसी चीज को देखते हैं पहली बार, पांचों इंद्रियों द्वारा प्राप्त प्रथम ज्ञान, तो जब हम किसी वस्तु को पहली बार देखते हैं या उसके बारे में सुनते हैं तो वो जो ज्ञान है वो होता है संवेदना। और संवेदना चेतना का ही एक रूप है, चेतना का ही एक रूप है। ठीक है, अब संवेदना जो है वो क्या है? चेतना का ही एक रूप है। कई बार ये पूछ लेता है कि मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान संवेदना है। प्रथम ज्ञान क्या है? संवेदना है। ठीक है, पांचों इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान। अब देखिए, पांचों इंद्रियां अपने ज्ञान को कहां देती हैं? मस्तिष्क में देती हैं। सो मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान क्या है? संवेदना है। या मानसिक स्तर का आंतरिक रूप क्या है? संवेदना है। तो संवेदना क्या है? मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान या मानसिक स्तर का आंतरिक रूप जो है वो संवेदना है। और संवेदना जो है एक प्रकार की चेतना है। एक क्वेश्चन और अभी क्लियर कर देते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये मानसिक स्तर का जो आंतरिक रूप है वो तो संवेदना है, लेकिन अगर मानसिक स्तर का बाह्य स्वरूप आ जाए, बाह्य रूप यानी जो प्रकट हो जाए, तो वो होता है हमारा व्यवहार। क्या होता है? व्यवहार होता है। सो इन तीनों में फर्क जो है वो अभी देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। सो विलियम जेम्स ने है जो मनोविज्ञान को जो है चेतना का विज्ञान कहा। ठीक है, इसके समर्थक थे, अच्छा, उससे पहले एक चीज और, अभी तक जो मनोविज्ञान है वो दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में आ रहा था, चलते हुए दर्शन शास्त्र के एक रूप में आ रहा था। लेकिन विलियम जेम्स के प्रयासों से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग होकर एक स्वतंत्र विषय बना। और जिस दिन ये स्वतंत्र विषय बना उस दिन के बाद आज तक ये एक स्वतंत्र विषय के रूप में ही
चलता आ रहा है। और ये जो स्वतंत्र विषय है ये ही आधुनिक मनोविज्ञान है। तो क्वेश्चन यहां से आ जाता है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक तो क्या होगा? विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स। ठीक है। अब जो मनोविज्ञान जो है चेतना का विज्ञान, तो विलियम जेम्स के विचारों का समर्थन देखिए, एक तो विलियम वुंट, ये भी बहुत ही जगह काम में आएंगे और इनसे लगभग क्वेश्चन आता ही आता है। सो विलियम जेम्स का ये जो विचार कौन सा, कि मनोविज्ञान जो है चेतना का विज्ञान है, इसके समर्थक विलियम वुंट्स, वाइब्स, टिचनर, चैडविक, जेम्स, विलियम जेम्स तो हो गया, चैडविक आदि ने किया। तो ये जो है चेतना का विज्ञान है, उसके समर्थक कौन कौन है? विलियम जेम्स, विलियम वुंट, वाइब्स, टिचनर, चैडविक। ठीक है। इसके बाद जो ये विलियम वुंट है, ठीक है, विलियम वुंट, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। 1879 ईस्वी में, देखिए ये तो इन्होंने दिया 70 ईस्वी में, उसके 9 साल बाद 1879 ईस्वी में विलियम वुंट ने जर्मनी में लिपजिंग नामक स्थान पर कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। सो अतः विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। सो इस क्वेश्चन से जो है कई बार इस स्टेटमेंट या इस कथन से कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है वो किसने स्थापित की? तो किसने की? विलियम वुंट ने। दूसरा क्वेश्चन, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो है वो कहां स्थापित हुई? कहां स्थापित हुई? जर्मनी में लिपजिंग नामक विश्वविद्यालय में, लिपजिंग नामक स्थान पर कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में। तीसरा क्वेश्चन, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब स्थापित हुई? तो सन 1879 ईस्वी में। चौथा क्वेश्चन, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो कौन है? विलियम वुंट। सो वेरी इंपॉर्टेंट, इस कथन से किसी ना किसी रूप में लगभग हर एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो घूमकर आ जाता है। ठीक है। एक और यहां से ये जो चेतना, जो हम बात करें चेतना के विचारों के समर्थक जो थे, ठीक है, कौन कौन? विलियम जेम्स, सबसे पहले तो वो ही विलियम जेम्स, उसके बाद विलियम वुंट, वाइब्स, टिचनर, चैडविक। ये ही मनोवैज्ञानिक आगे चलकर संरचनावादी कहलाए। क्या कहलाए? संरचनावादी। क्या कहलाए? संरचनावादी कहलाए। ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन संरचनावादी है? सो आपको ये ध्यान रखना है, विलियम जेम्स, विलियम वुंट, वाइब्स, टिचनर, चैडविक। ठीक है। इसके बाद
एक और जो विलियम वुंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, विलियम वुंट ने अपनी प्रयोगशाला में, विलियम वुंट ने प्रयोगशाला में चेतना पर कार्य किया। किस पर कार्य किया? चेतना, ठीक है, चेतना पर कार्य किया। और चेतना पर कार्य के लिए वे अंतः दर्शन विधि काम में लेते थे। सो एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि मनोविज्ञान की अंतः दर्शन विधि के जनक कौन है? तो कौन है? विलियम वुंट। कौन है? विलियम वुंट। सो एक क्वेश्चन यहां से बनता है। इसी में जो विलियम जेम्स के विचारों का समर्थक है, विलियम वुंट, वाइट, चिटनर, चैडविक, इसमें एक जेम्स अली, ठीक है, एक और जो है वो है जेम्स अली, इन्होंने भी इसका समर्थन किया और ये भी जो है संरचनावादी कहलाए। अब विलियम जेम्स जो है चेतना का विज्ञान, उसके बाद देखिए क्या हुआ। सिगमंड फ्राइड, ठीक है, एक वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक हुए सिगमंड फ्राइड। सो सिगमंड फ्राइड ने, ठीक है, जो चेतना का विज्ञान जो है, चेतना का विज्ञान के विरोध में विभिन्न मनोवैज्ञानिक, ठीक है, विभिन्न मनोवैज्ञानिक, तो जो चेतना का विज्ञान जो चलता आ रहा था उसके विरोध में कुछ मनोवैज्ञानिक आ गए। जैसे सबसे पहले हम बात करें सिगमंड फ्राइड। तो सिगमंड फ्राइड ने 1900 ईस्वी में, ठीक है, कब? 1900 ईस्वी में चेतना के 3 स्तर बताए, ठीक है, चेतना के 3 स्तर बताए। कौन कौन से? अचेतन, अर्धचेतन और चेतन, ठीक है। ये जो सिगमंड फ्राइड के जो स्तर हैं, अचेतन, अर्धचेतन और चेतन, इनको हम विस्तृत रूप में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम यही सोचें कि 1900 ईस्वी में चेतना के सिगमंड फ्राइड ने 3 स्तर बताए। कौन कौन से? अचेतन, अर्धचेतन और चेतन। और जो विलियम जेम्स जो है, विलियम जेम्स, ठीक है, विलियम जेम्स सिर्फ चेतन स्तर को ही समझा पाए या उसी को बता पाए, ठीक है। तो पहला रीजन तो यही हुआ कि अचेतन और अर्धचेतन के बारे में विलियम जेम्स जो है उन्होंने कुछ नहीं बताया। दूसरा, विलियम मैकडूगल ने 1908 में, ठीक है, अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना को एक बुरा शब्द, या आप कह सकते हो बहुत बुरा शब्द का, ठीक है। मैकडूगल ने ही अपनी पुस्तक इसी आउटलाइन साइकोलॉजी में कहा कि मनोविज्ञान, इसी पुस्तक में आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में ही उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान एक विज्ञान है जिसका उद्देश्य मानव व्यवहार को
समझने में, मानव व्यवहार को समझने में सहायता प्रदान करना तथा उस व्यवहार का या उस व्यवहार पर नियंत्रण करना है, उस व्यवहार पर नियंत्रण करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है। देखिए, ये जो हमारे मैकडूगल थे, इन्होंने ही, विलियम मैकडूगल ने 1908 में ही, देखिए ये भी 1908 में पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी, तो ये तो यहां बात हुई आउटलाइन साइकोलॉजी में, लेकिन एक दूसरी पुस्तक मनोविज्ञान के तत्व, मनोविज्ञान के तत्व में पहली बार व्यवहार शब्द का उपयोग किया, व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो हमारा जो चौथा चरण है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान, सकारात्मक विज्ञान होता है। सो वहां जो व्यवहार शब्द है वो पहली बार किसने काम में लिया? विलियम मैकडूगल ने। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आ जाता है कि व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो किसने किया था? विलियम मैकडूगल ने। और कौन सी पुस्तक में? यहां पे लिखिए, सामाजिक मनोविज्ञान के तत्व। सॉरी, बुक का नाम है सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय। सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय। ठीक है, बुक का नाम क्या है? सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय। ठीक है, थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लीजिएगा। सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय, उस बुक में पहली बार व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। तो अब हम बात करते हैं व्यवहार जो है वो क्या है। तो देखिए, व्यवहार शब्द जो है वो एक बहुत ही विस्तृत शब्द है। बाह्य जो व्यवहार हम प्रदर्शित करते हैं, आंतरिक व्यवहार जो हम सोचते हैं, जो हमारे संवेग है, जो उत्तेजना है, मन में दबी हुई बातें हैं जो हम प्रदर्शित नहीं करते, वो भी व्यवहार का ही एक भाग है। सो व्यवहार जो है आंतरिक भी है और बाह्य क्रियाएं जो है वो सारा का सारा व्यवहार है। सभी जीवों द्वारा, प्राणियों द्वारा, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे सजीव, कोई आदमी हो, व्यक्ति हो, मनुष्य हो, कोई जानवर हो, सो उनके द्वारा, सभी के द्वारा व्यवहार जो है वो प्रदर्शित किया जाता है। नोट डाल के कई बार आता है व्यवहार, प्राणी का व्यवहार, प्राणी का व्यवहार गतिशील व परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील है, ये जो है इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करें, कोई भी व्यक्ति है, एक व्यवहार कर रहा है, सो सेम परिस्थितियों में वो जो है जरूरी नहीं वैसा ही व्यवहार करे, उसका व्यवहार बदल भी सकता है सेम परिस्थितियों में। जैसे हम बात करें, कोई भूख प्यासा कोई व्यक्ति है, कोई मनुष्य है, प्यासा है, अगर उसे बहुत गर्मी के मौसम में बहुत भयंकर प्यास लगी है, सो अगर आप उसे एक गिलास टंकी का पानी, ठीक है, बाहर रखा हुआ जो ज्यादा ठंडा नहीं है, थोड़ा गुनगुना पानी है, अगर आप उसका एक गिलास देते हैं, सो जब वो बहुत ज्यादा प्यासा है, मान लीजिए उसने 2 दिन से पानी नहीं पिया है, तो उस पानी को पीने में उसे बड़ा आनंद आएगा, यानी जब वो पानी पिएगा तो बहुत संतुष्ट होगा। लेकिन जब उसकी प्यास बुझ जाए, उसके बाद या दूसरे दिन जब वो प्यासा नहीं हो, उस समय आप उसको वैसा ही एक गुनगुना पानी का गिलास दीजिए, तो उस समय उसे वो पानी इतना अच्छा नहीं लगेगा, उस पानी के प्रति उसका व्यवहार बदल जाएगा। उस समय शायद वो आपसे कहे कि नहीं, मुझे ये पानी नहीं, थोड़ा ठंडा दो। यानी सेम वस्तु जो व्यवहार है उसका बदल गया। और व्यवहार गतिशील, गतिशील का मतलब उसमें उन्नति भी या उसमें कमी जो है वो संभव है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, प्राणी का व्यवहार जो है वो गतिशील व
परिवर्तनशील है। ठीक है, सो ये हम बात कर रहे हैं कब की, 1908 की। उसके बाद 1911 में पिल्सबरी एक हुए, पिल्सबरी। सो पिल्सबरी ने कहा मनोविज्ञान संतोषजनक रूप से मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करना है। ठीक है, ये किसने कहा, पिल्सबरी ने यहां मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करना है कहा। ठीक है, इसके बाद सन 1913 में वेरी इंपॉर्टेंट 1913 में जेबी वाटसन, ठीक है, जॉन ब्रॉड्स वाटसन ने मनोविज्ञान को प्राणियों के, तो पहली चीज जो अभी तक कई वैज्ञानिकों ने मनुष्य का व्यवहार कहा था, जेबी वाटसन ने इसे प्राणियों का व्यवहार कहा। मनोविज्ञान को प्राणियों के व्यवहार का, प्लस एक शब्द और उन्होंने ये काम में लिया, सकारात्मक विज्ञान है। सो इस दिन के बाद से जो मनोविज्ञान है वो हमारा किस रूप में परिभाषित हुआ, प्राणियों के व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। ठीक है, उसके बाद एक और इसी से वाटसन से संबंधित एक क्वेश्चन कई बार आता है कि वाटसन को मनोवैज्ञानिकों ने 20वीं सदी का चमकता सितारा कहा। तो ये क्वेश्चन भी शायद पिछली बार रीट में पूछा गया है कि किस मनोवैज्ञानिक को 20वीं सदी का चमकता सितारा कहते हैं। सो कौन है, वाटसन है। इसके अलावा वाटसन के बारे में एक और कथन है। वाटसन ने कहा तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे एक वकील, एक डॉक्टर, एक चोर, डाकू, समाज सुधारक, जैसा चाहूं वैसा बना सकता हूं। ठीक है, सो अब देखिए एक क्वेश्चन कई बार आता है, मनोविज्ञान है, मनुष्य के व्यवहार का मनोविज्ञान सकारात्मक विज्ञान है। मनुष्य के व्यवहार का, बी जीव जंतुओं के व्यवहार, सी पेड़ पौधों के व्यवहार का, और डी उपरोक्त सभी। तो यहां देखिए वाटसन ने कहा था कि मनोविज्ञान को प्राणियों के व्यवहार का,
तो प्राणी मीन्स जिसमें जीवन है। सो मनुष्य में भी है, जीव जंतुओं में भी है, पेड़ पौधों में भी है। सो यहां जो इसका आंसर है वो क्या होगा? डी, यानी उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी प्राणियों के व्यवहार का है। प्राणियों में मनुष्य भी आते हैं, प्राणियों में जीव जंतु भी आते हैं, प्राणियों में पेड़ पौधे भी आते हैं और उपरोक्त सभी। लेकिन अगर तो हमारा आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसा आए मनुष्यों के व्यवहार का, बी निर्जीव वस्तुओं के व्यवहार का, सी उपरोक्त में से कोई नहीं, मीन्स ए व बी में से, आप ऐसा लिख लीजिए, ए व बी में से कोई नहीं, और डी जो है ए व बी दोनों। तो देखिए इस कंडीशन में हमारा जो आंसर होगा वो होगा मनुष्य के व्यवहार का। क्यों? क्योंकि निर्जीव वस्तुओं के व्यवहार का नहीं है, वो प्राणियों का है। प्राणियों मतलब जिसमें जीवन है। तो उस कंडीशन में हमारा आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है। अब एक चीज और इसी से जुड़ी हुई कि जो सिगमंड फ्रायड थे, ठीक है, जो हमारे सिगमंड फ्रायड थे जिन्होंने चेतना के 3 स्तर बताए, तो फ्रायड के, आप कह सकते हैं कि सिगमंड फ्रायड के विचारों को मनोविज्ञान में स्थापित करने का श्रेय, मनोविज्ञान में स्थापित करने का श्रेय उनकी पुत्री अन्ना फ्रायड व सिगमंड के शिष्य जुंग को जाता है। यानी कि सिगमंड फ्रायड के जो विचार थे मनोवैज्ञानिक के रूप में, उनको उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जब तक वो जीवित थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जो उनकी पुत्री थी अन्ना फ्रायड और उनके जो शिष्य थे जुंग, उनके प्रयासों से जो उनके विचार थे, उन विचारों को मनोविज्ञान में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। ये तो था हमारा आज का जो है मनोविज्ञान के जो प्रारंभ का जो इतिहास था, प्रारंभ से लेकर वो इतिहास। अब आप जो है इसे हमने देखा कि मनोविज्ञान के 4 चरण हैं। सबसे पहला आत्मा का विज्ञान, आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान। उसके बाद मन या मस्तिष्क का विज्ञान, ठीक है, मन या मस्तिष्क का अध्ययन कह सकते हो। थर्ड था चेतना का विज्ञान, ठीक है, और चौथा था व्यवहार का विज्ञान, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ जाता है, व्यवहारवाद के जनक है, व्यवहारवाद के जनक। तो व्यवहारवाद के जनक कौन है? जेबी वाटसन जो है वो व्यवहारवाद के जनक हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि जो मनोविज्ञान है इन 4 चरणों से निकलकर जो है लास्ट में व्यवहार का विज्ञान बना। इनको याद करने का जो क्रम है वो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, आमचेप, ठीक है। आत्मा का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान, ठीक है। अब बात आती है जो इनके जनक हैं चारों के, वो जनक तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि अरस्तु ने पंप से जेम्स की वाट लगा दी। देखिए जो सबसे पहले अरस्तु, तो अरस्तु किसके जनक हैं? आत्मा के अध्ययन के जनक। फिर है पंप से पंपोनाजी किसके जनक हैं? मन या मस्तिष्क के अध्ययन के। उसके बाद है जेम्स किसके जनक हैं? चेतना के विज्ञान के। और लास्ट में है वाट का मतलब वाटसन। वाटसन किसके जनक हैं?
व्यवहार के जनक। सो इस प्रकार से आप जो है इनको याद कर सकते हैं। मेरी ये पहली क्लास थी। आपको मेरा प्रयास जो है वो कैसा लगा? अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपके द्वारा दिए गए लाइक और सब्सक्राइब के जो नंबर्स हैं वो ही मुझे आगे और वीडियो बनाने को प्रोत्साहित करेंगे। धन्यवाद।